चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्कशीट के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, y को यही रखेंगे और बाकी सब चीज़ों को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो माइनस 2y यहीं पर है, 5x को ट्रांसपोज कर रहे हैं, 7 माइनस 5x हो जाएगा यहाँ पर। ये 5x जो प्लस का था वो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, राइट। y की वैल्यू निकाल दी है तो इस माइनस 2 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। माइनस 2 y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 7 माइनस 5x अपॉन माइनस 2। ये माइनस 2 पूरा मल्टीप्लाई में था इसलिए पूरा डिवाइड में चलेगा। अब डिनोमिनेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते, इसको न्यूमरेटर में भेज देते हैं। न्यूमरेटर में जाने की वजह से सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। 7 जो प्लस का था वो माइनस, 5x जो माइनस का था वो प्लस, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ओनली 2, राइट। अब अगर मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखूं तो x वाली टर्म पहले और कांस्टेंट बाद में, दैट मींस 5x पहले और माइनस 7 बाद में अपॉन 2। तो y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रही है 5x माइनस 7 अपॉन 2। y की वैल्यू x की टर्म्स में हमने एक्सप्रेस कर दी। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है। 5x माइनस 7 अपॉन 2, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, y इक्वल्स टू 5x माइनस 7 अपॉन 2, राइट। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिसको हमें एक्सप्रेस करना है बस उसकी हमें वैल्यू निकालनी है और दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। एक्सप्रेस अपने आप हो जाएगा x की टर्म्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू माइनस 1। तो अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन होने की वजह से इनको पुट करने के बाद फाइनल आंसर जो आता है उसमें LHS और RHS सेम आनी चाहिए। अगर कभी दिए गई वैल्यूज को हमें चेक करना है कि वो सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उनको पुट करने के बाद फाइनल आंसर में हमारे पास सॉल्व करने के बाद LHS RHS के इक्वल आनी चाहिए। अगर आती है तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, नहीं आती तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं। चलो हमें एक एक पार्ट में रखकर इसको चेक करना पड़ेगा कि किसमें आ रही है और किसमें नहीं। सो x की जगह 2 प्लेस कर रहे हैं, सो 2 इंटू एक्स, सो 2 इंटू 2 प्लस y था, y की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, सो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 इज 3। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आ रही है 3, राइट हैंड साइड है 0, इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, राइट। सेकंड ऑप्शन x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। x को क्या पुट करना है, 2 प्लस 2 इंटू y, 2 इंटू 1, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 0 और राइट हैंड साइड भी 0, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, राइट। बट इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हमें सारे ऑप्शंस को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, आगे वालों को भी। चलिए इसको चेक करते हैं, सी वाले ऑप्शन को। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 1, ये 2 माइनस 2 इट विल बिकम 0, तो 0 इज नॉट इक्वल्स टू 4, LHS RHS के इक्वल नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। 2x दैट इज 2 इंटू 2 बिकॉज x की वैल्यू 2 रखनी है, y इज माइनस 1, सो 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 3 आ रही है, राइट हैंड साइड 5 है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The graph of the linear equation 4x plus y equals to 12 is a line which meets the y-axis at the point. अब अगर ग्राफ लाइन उसकी y-axis पर मीट कर रही है तो आपको याद रखना है कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर x एक्सिस पर मीट कर रही होती तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, अगर y एक्सिस पर मीट कर रही है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इन दिस क्वेश्चन जो 4x plus y equals to 12 वाली लाइन है वो y एक्सिस पर मीट कर रही है, y एक्सिस पर मीट कर रही है, तो इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0, राइट। सॉल्व करते हैं। 4x plus y equals to 12, आप x को 0 रख रहे हो, x को 0 इसलिए रखा है क्योंकि लाइन आपकी y एक्सिस पर मीट कर रही थी, अगर x एक्सिस पर मीट करती तो y को 0 रखते, राइट। लेट्स सॉल्व इट। 4 इंटू 0 इज 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो y कितना आ जाएगा, 12। तो जब x 0 है तो y कितना आ रहा है, 12, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0,
12। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, x 0, 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 0, 12, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 0y + 9 = 0 in two variables is of the form 2x + 0y + 9 = 0। अब देखो यहाँ पर y के आगे 0 लिखा हुआ है, y के आगे अगर 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि y के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू से उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि y के आगे पहले से क्या लिखा हुआ है, 0। y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे, y की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 0 × 1 0, y की वैल्यू आप 10 पुट करोगे, 0 × 10 0, राइट। तो y की वैल्यू कुछ भी रखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, हर बार सेम आने वाला है। क्या सेम आएगा वो देख लेते हैं जरा एक बार। तो 2x 0y को हटा देते हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल, + 9 = 0, सो 2x = -9, सो 2x x आ जाएगा -9/2, x कितना आ जाएगा, -9/2। तो आप y को कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हर बार x क्या आएगा सॉल्व करके, -9/2। आप y को 5 रखो, ये 0 हो जाएगा, तब भी x -9/2 आएगा। आप y को 100 रखो, ये 0 हो जाएगा, 0 × 100 = 0, तब भी x -9/2 आएगा। तो x हर बार -9/2 आ रहा है और y कुछ भी हो सकता है। तो x हर बार -9/2 आ रहा है और y कुछ भी हो सकता है, उस कुछ भी को हम किससे शो कर रहे हैं, m से। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा, जिसमें x हर बार कितना आ रहा है, 9/2, -9/2, और y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, वो कुछ भी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से, स्मॉल m से। ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि x -9/2 आना चाहिए, इन्होंने -9 दे रखा है। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि x -9/2 आ रहा है और इन्होंने y में लिखा हुआ है -9/2, इसलिए ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द इक्वेशन 5x - 7y = 35, ये हमारे पास इक्वेशन है। If y = 5, then find the value of x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू पता है आपको, y की वैल्यू पता है 5 है, x फाइंड कर दो। तो हम अपनी दी गई इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 5x - 35 = 35, -35 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 35 + 35 will be 70। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 70 / 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो x will be 14 और हमारे पास ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक वेरिएबल की वैल्यू दे रखी थी, उसको पुट करके हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, उसमें y को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ x, इसमें x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। इक्वेशन क्या है, 2x - 3y - 5 = 0, राइट। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो मैं x को यहीं रखूंगा और बाकी सब चीजों को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दूंगा। सो 2x = 3y इधर आकर प्लस 5 इधर आकर प्लस, x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को भी इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 3y + 5/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y + 5/2, 3y + 5/2, बी ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये सभी MCQs हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देख रहे हैं assertion रीजन। अभी MCQs हो गए हैं, assertion रीजन देखने वाले हैं। चलिए पहला assertion और रीजन देखते हैं। A linear equation 2x + 3y = 5 has a unique solution। ये हमने NCERT में भी पढ़ा है। कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हमारा assertion तो हो गया बच्चों फॉल्स, राइट, क्योंकि इसने कह दिया यूनिक सॉल्यूशन, जबकि होते कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। रीजन देखते हैं। A linear equation in two variables has infinite many solution। It is completely correct, ये पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि linear equation in two variables के कितने solutions होते हैं, infinite many solutions। तो it is true। So हमारा आंसर क्या आएगा, assertion is false and reason is true। assertion is false and reason is true। assertion false इसलिए क्योंकि उसने unique solution बोल दिया था, जबकि होता कितना है, infinite many solution। So ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास assertion is false and reason is true। Next question।
द पॉइंट 1,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 हमें पुट करनी है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड 2 आ रही है और राइट हैंड साइड भी कितनी है 2 है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, और अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। लेट्स टॉक अबाउट रीजन। अभी मैंने आपको बताया कि ये सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यूज को पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड RHS की इक्वल आ रही है, दैट मींस वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो एवरी पॉइंट व्हिच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी वही बात आ गई ना, दोबारा से देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपकी वैल्यूज रखने के बाद x और y की वैल्यूज को पुट करने के बाद LHS RHS इक्वल आ जाती है, इसका मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो यस इट इज अ सॉल्यूशन। और वही बात रीजन में कही गई है कि एवरी पॉइंट, हर एक वो पॉइंट जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब है सॉल्व करने के बाद LHS RHS की इक्वल आएगी, तो वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। यस इट इज कंप्लीटली ट्रू। सो हमारे पास असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और असर्शन ट्रू क्यों है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो उसका सॉल्यूशन है, तो दोनों के बीच में एक डायरेक्ट लिंक बैठ रहा है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। सो ये भी हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, द पॉइंट 0,3 lies on the graph of the linear equation 3x plus 4y equals to 12। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x plus 4y equals to 12। LHS 3x plus 4y, पॉइंट्स 0,3, कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,3, तो x की जगह 0, y की जगह 3, 3 into 0 0, 4 into 3 12। सॉल्व करके LHS मेरे पास 12 आ रही है और RHS भी क्या है 12 है, तो इसका मतलब LHS और RHS क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर LHS और RHS सेम आ रही है तो इसका मतलब पॉइंट उस इक्वेशन की ग्राफ लाइन पर लाई करेगा। अगर मैं इस इक्वेशन की ग्राफ लाइन बनाऊं तो उस पर ये पॉइंट लाई करेगा, क्योंकि ये उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है LHS और RHS क्या आ रही है, सेम आ रही है, राइट। और रीजन में देखो वही लिखा हुआ है कि 0,3 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब से वही मतलब है कि LHS किसके इक्वल आ रही है, RHS के इक्वल आ रही है, इसलिए वो ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इन दिस केस आल्सो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द वैल्यूज ऑफ k की कोई भी वैल्यू हो सकती है -3,2, k -3/2, k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3 equals to 0। अब देखो 2x plus 3 equals to 0 में कौन मिसिंग है, y वाली वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, राइट। तो अब y वाली जो वैल्यू हमारे पास मिसिंग है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x plus 0y plus 3 equals to 0। हमारे पास जो भी मिसिंग होता है हम उसके आगे 0 लगाकर उसको वहां पर लिख लेते हैं। तो अब किसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, y के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि y के आगे 0 लगा हुआ है। y की वैल्यू कुछ भी होती रहे, x की वैल्यू हर बार वही आएगी। क्या आएगी x की वैल्यू हर बार, 2x plus 3 equals to 0 था, सो 3 को उधर ट्रांसपोज करते हैं, 2x equals to -3, 2 को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो -3/2, जो कि कितना होता है -1.5, राइट। सो x की वैल्यू -1.5 या -3/2 आएगी, और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। सो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -3/2, ठीक है, -3/2 ही आ रही है हमारे हिसाब से। और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उस कुछ भी को किससे शो किया है, k से शो किया है, ठीक है। y के ऊपर डिपेंडेंसी ही नहीं है तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उस कुछ भी को हम किससे शो कर रहे हैं, k से शो कर रहे हैं। कई जगहों पर m से शो कर देते हैं, यहाँ पर k से शो कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये असर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। कि हमारे पास असर्शन ट्रू क्यों हुआ,
क्योंकि ये पूरी तरह से पॉइंट इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x हर बार सॉल्व करके -3/2 आएगा, y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, उस कुछ भी को k से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या है? अगर कोई लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है ax + b = 0, तो उसको 2 वेरिएबल्स में करने के लिए ax + y + b = 0 लिखते हैं। खुद से y लगा देते हैं या खुद से 0y लगाते हैं। क्या आना चाहिए? 0y। तो 0 की यहाँ पर मिसिंग है, इस वजह से ये रीजन वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। क्या आना चाहिए था? ax तो था, y नहीं था। y के लिए क्या लगाना चाहिए था? 0y, बट उन्होंने क्या दिया? सिंपल y। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर y के आगे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब 1 है, और 1 नहीं लगाना, क्या लगाना है? 0 लगाना है। तो इसका मतलब आपका रीजन क्या है इस केस में? गलत। तो assertion is true but reason is false. Assertion is true but reason is false, right? Next question. There are infinite number of lines which can pass through 2,14. अगर आपको कोई पॉइंट दिया है बच्चों, तो उस पॉइंट से आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, बहुत सारी लाइंस उससे पास हो सकती हैं, बहुत सारी मतलब इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। जैसे कि आपके पास ये कोई पॉइंट है 2,14, ओके। अब 2,14 जो है, इसकी यहाँ पर x की वैल्यू 2, y की 14। क्या मैं इससे एक ऐसी इक्वेशन बना सकता हूँ? x + y = 16। 2 + 14 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसकी एक ग्राफ लाइन बन जाएगी, राइट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? y - x = 12, 14 - 2 = 12। 14 - 2 कितना होता है? 12 ही तो होता है। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई, इसकी भी ग्राफ लाइन बनेगी, राइट। ऐसे ही मैं इसको कितना भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2x + y = 18। 2x 2 × 2 4 + y 14, 4 + 14 18, राइट। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई। तो देखो मैंने आपके सामने 3 इक्वेशन बना दी। ऐसे मैं कितनी बना सकता हूँ? इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकता हूँ, उनकी इनफाइनाइट लाइंस बनेगी। तो 2,14 से पास होने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्राफ लाइंस हो सकती हैं। तो assertion is true। assertion क्या है? पूरी तरह से true। A linear equation in 2 variables has infinite many solutions। एक जो linear equation in 2 variables है, उसके कितने solutions होते हैं? infinite many solutions होते हैं। ये बात भी अपने आप में पूरी तरह से true है, बट आपस में दोनों में कोई भी लिंक नहीं है। तो both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion, right? So ये हमारे सारे assertion reasons complete हो गए। अब कुछ subjective questions देखते हैं। चलो बच्चों, अब MCQ assertion reason के बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 3 व्हीलर स्कूटर, एक कोई 3 व्हीलर स्कूटर है, चार्ज करता है 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर जो आपको जाना है उसके लिए तो वो 15 रुपीज़ लेगा ही लेगा आपसे। आपको 1 किलोमीटर और आगे जाना है या उससे और आगे जाना है, तो वो आपसे चार्ज करेगा 8 रुपीज़ के हिसाब से पर किलोमीटर, है ना। फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर, सब्सिक्वेंट मतलब आगे वाला जो किलोमीटर है उसका वो कितना चार्ज करेगा? 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, अब मान लो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है? x किलोमीटर। एन अमाउंट ऑफ y इज पेड, कितना अमाउंट दिया गया है? y दिया गया है, ओके। तो आपको इसके हिसाब से एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। पहले इसको समझते हैं, सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, राइट। मान लीजिए मेरे को जाना है 10 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करना है? 10 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मुझे अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो मुझे फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 15। ये तो मुझे देने ही देने हैं फर्स्ट किलोमीटर के। अब कितने किलोमीटर्स और बचे? 9 किलोमीटर्स। तो अब जो मुझे चार्ज देना है वो 9 किलोमीटर्स का देना है। किस हिसाब से? 8 रुपीज़ के हिसाब से। सो 9 × 8, भाई 1 किलोमीटर का 8 बैठ रहा है, तो 9 का कितना बैठेगा? 9 × 8। फर्स्ट किलोमीटर के कितने दिए मैंने? 15। बचे हुए किलोमीटर्स के 9 × 8 वो भी मैंने दिए। दोनों पैसे मैंने दिए हैं, तो टोटल करूँगा, टोटल मतलब प्लस करूँगा, और प्लस करके जो भी आएगा वो मेरा टोटल किराया होगा, टोटल रेंट होगा। दोबारा समझो, अगर मुझे जाना है 15 किलोमीटर, कितने किलोमीटर जाना है? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर के तो मुझे 15 रुपीज़ देने ही देने हैं, वो तो मेरी जेब से जाएंगे वो फर्स्ट किलोमीटर के। अब आगे मैं कितना और जा रहा हूँ? 1 किलोमीटर में जा चुका हूँ, मुझे 14 और आगे जाना है,
15 में से 1 किलोमीटर के मैंने 15 दे दिए हैं, और आगे कितना जाना है, 14 किलोमीटर जाना है। 14 किलोमीटर के चार्जेस किस हिसाब से लगने वाले हैं, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। सो 14 इंटू 8, ये भी मैंने दिए फर्स्ट किलोमीटर के 14 जो किलोमीटर्स बचे थे उनके 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से वो भी मैंने दिए, तब जाकर मेरा टोटल आया। ओके, अब ऐसे ही समझो कि आपको जाना है x किलोमीटर, क्वेश्चन ने कितना डिस्टेंस बताया है, x किलोमीटर। ओके, तो अब अगर आपको x किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर के तो आपको 15 देने ही देना है ना बच्चों। फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 जाएंगे आपके पास से, तो फर्स्ट किलोमीटर के आपके पास से कितने चले गए, 15। अब कितने किलोमीटर्स बचे, x था तो कितने बचेंगे, x माइनस 1, कितना बचेगा, x माइनस 1। देखो यहाँ पर 10 था तो 10 माइनस 1 करके कितना आया था, 9। यहाँ पर 15 था तो 15 माइनस 1 करके कितना आया था, 14। मैं माइनस 1 क्यों कर रहा हूँ, मैं माइनस 1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के तो आप दे चुके हो ना ऑलरेडी 15 रुपीज़, राइट। तो अगर आपको x किलोमीटर जाना है, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो फर्स्ट किलोमीटर के आपने 15 रुपीज़ दे दिए। अब कितना डिस्टेंस बचा है, अब बचा है x माइनस 1, एक किलोमीटर कम हो गया। ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसका चार्ज कितने रुपीज़ के हिसाब से लग रहा है, 8 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो 8 से हमने क्या कर दी, इसकी मल्टीप्लाई, कि भाई इतने किलोमीटर हम जाएंगे 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। ये 15 भी आपकी पॉकेट से गए, ये x माइनस 1 इंटू 8 भी आपकी पॉकेट से गए, इन दोनों को मिलाकर आपका टोटल फेयर हो गया, टोटल किराया, ठीक। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल फेयर कितना मान लो, y। तो टोटल फेयर की जगह हम क्या पुट करेंगे, y। तो 15 प्लस x माइनस 1 इंटू 8 इक्वल्स टू y। ओके, सो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहेगा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए वैल्यूज ली थी। अब जो सिंपल सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका रहेगा वो क्या रहेगा, उसके लिए आप लिखोगे फॉर x किलोमीटर, जो डायरेक्ट आपको पेपर में लिख कर आना है, वो क्या लिखोगे, x किलोमीटर। x किलोमीटर के लिए आपको कितने पे करने हैं, 15 तो आपको फर्स्ट किलोमीटर का पे करना है। कितने किलोमीटर्स बचे, x माइनस 1, 1 किलोमीटर का तो पे कर दिया ना, कितने किलोमीटर्स बचे हैं, x माइनस 1। इनका किस हिसाब से पे करना है, 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो इनकी मल्टीप्लाई किससे हो गई, 8 से। अब 15 भी आपने दिया और x माइनस 1 इंटू 8 भी आपने दिए, टोटल किराया आपने दिया है y। तो टोटल ना लिखकर यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब तो सॉल्व करके बस इक्वेशन ही बनानी है, सिंपल हो गया अभी। 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 1 8 इक्वल्स टू y। 15 माइनस 8 सॉल्व किए जा सकते हैं, दोनों कांस्टेंट टर्म है। 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7। सो 8x प्लस 7 इक्वल्स टू y। y को उधर ना रखकर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। सो y इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 0। तो ये बन जाएगी आपके पास लीनियर इक्वेशन, जो कि इस अबव सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ x इक्वल्स टू 3k प्लस 2 एंड y इक्वल्स टू 2k माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया है। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होता है जब ये इसको सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि सॉल्व करने के बाद RHS और LHS क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें x की दी गई वैल्यू और y की दी गई वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। ऑलरेडी LHS और RHS क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। और सॉल्व करके हमारे पास ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू निकल जाएगी, k की। चलिए करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3k प्लस 2। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख देते हैं, 3k प्लस 2, राइट। अब x की वैल्यू जो हमने पुट की है वो क्या पुट की है, 3k प्लस 2। तो हमने 3k प्लस 2 को जो पुट किया है उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि वो 4 के साथ मल्टीप्लाई में पूरा, राइट। ऐसे ही y की वैल्यू जो हमने पुट की है वो क्या पुट की है, 2k माइनस 1। तो y की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, 2k माइनस 1। फिर से इसको किस में लगाएंगे, ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि 3 के साथ पूरा मल्टीप्लाई है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब LHS RHS के इक्वल होगी। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली, बस k के लिए। अब तो सिंपल है सॉल्व करना, k के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 3 12k, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6k, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3।
+1 इक्वल्स टू 0। सिंपली सॉल्व कर रहे हैं वन वेरिएबल के लिए जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। 12k माइनस 6k, 12k में से 6k माइनस किया 6k बचेगा। 8 + 3 + 1, ये तीनों प्लस में है तो ये तीनों प्लस हो जाएंगे। 8 + 3 + 1 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको k के लिए सॉल्व करना है तो 12 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का, इधर 6 मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो -12/6 दैट इज 2 -2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -2। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल वैल्यू k की कितनी आ रही है -2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट टिपिकल, तो इसलिए ध्यान से समझना। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 4 यूनिट then the area will be increased by 9 square units। पहले तो इसको हम सिंपल समझते हैं, कुछ चीज़ों को लेट करते हैं। जैसे अच्छा ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें स्टेटमेंट्स की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए स्टेटमेंट सारी आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करनी है, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने कितनी लेट कर ली है x। ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू y। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को हमने x लेट कर लिया है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल को हमने y लेट कर लिया है। अब हमारे हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज x इनटू y, राइट। ये हमारे हिसाब से होना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से कि अगर आपके पास किसी रेक्टेंगल की लेंथ x है और ब्रेथ y है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा x इनटू y, राइट। ये हो गया नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से। अब कंडीशन डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स। लेंथ को कर दो डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स, तो डिक्रीज मतलब माइनस। तो अगर पहले x थी लेंथ तो अब 3 यूनिट्स डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज x - 3। पहले लेंथ कितनी थी x, वो कह रहे हैं डिक्रीज कर दो बाय 3 यूनिट्स, तो हमने x में से 3 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास न्यू लेंथ कितनी आ गई x - 3। ब्रेथ को वो कह रहे हैं इंक्रीज कर दो बाय 4 यूनिट्स, तो जो ब्रेथ है हमारे पास उसको वो बोल रहे हैं कि इसको 4 यूनिट्स इंक्रीज कर दो। तो ब्रेथ जो पहले थी y, अब उसमें 4 को इंक्रीज करना है, इंक्रीज मतलब प्लस, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी y + 4, राइट। तो अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल था वो भी इंक्रीज कर जाएगा बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था वो कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने का मतलब है प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे लिखें, ध्यान से समझिएगा। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ को अगर 3 माइनस करें और ब्रेथ को अगर 4 प्लस करें तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके जो एरिया आता है, कितना एरिया आया था हमारा XY, जो एरिया आता है वो सेम नहीं आता, वो इंक्रीज हो जाता है बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो जितना एरिया पहले था कितना था XY, अब वो कितना हो जाएगा XY + 9, इंक्रीज कर गया बाय 9। ध्यान से समझना दोबारा मेरी बात को। ये जो कंडीशन थी ये नॉर्मल कंडीशन थी कि आपने लेंथ को x माना, ब्रेथ को y माना, आपका एरिया कितना आ गया x × y, लेंथ इनटू ब्रेथ x × y। फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा लेंथ को डिक्रीज कर दो बाय 3, तो हमने x - 3 कर दिया। उन्होंने कहा ब्रेथ को इंक्रीज कर दो y + 4, हमने ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया बाय 4, राइट। तो अगर आप ऐसा करते हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके जो आपके पास एरिया आएगा वो पुराने एरिया से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। लेंथ इनटू ब्रेथ करके जो एरिया आएगा वो पुराने एरिया से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब इस सिचुएशन को हमें सॉल्व करके क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई होप आपको ये सिचुएशन समझ आ गई होगी कैसे बनी। न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ करके जो एरिया आएगा वो 9 ज़्यादा है, तो पुराने एरिया में हमने 9 को क्या कर दिया प्लस कर दिया। नाउ इट इज क्लियर। अब बस हमें इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब क्या था, हमारे पास कंडीशन x - 3 था, y + 4 था, इक्वल्स टू न्यू एरिया 9 ज़्यादा था। ये कंडीशन थी। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके एक लीनियर इक्वेशन, सिंपल सी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनाना। सो x की मल्टीप्लाई भी पूरी ब्रैकेट से, -3 की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट से, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। ओके, सो x की मल्टीप्लाई y + 4 से, -3 की मल्टीप्लाई भी y + 4 से,
और उधर राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 9 एज इट इज, राइट। सॉल्व करते हैं। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, कुछ अलग नहीं किया, x की मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से। सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई एक्स वाई, 4 इंटू एक्स 4x, माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस, जरा ध्यान से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, एक्स वाई और एक्स वाई, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, दोनों का साइन सेम है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 9। अब ये 9 इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। 4x माइनस 3y माइनस 12 और माइनस 9, माइनस 12 और माइनस 9 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 21 और उधर क्या बचेगा 0। तो ये आ गई आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो इस कंडीशन को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन अब क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x plus 2 equals to 2x minus 3 are there on the number line, फर्स्ट पार्ट, एंड कार्टेशियन प्लेन सेकंड पार्ट। सॉल्व करते हैं इसको। दी गई इक्वेशन 3x plus 2 equals to 2x minus 3 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर क्वेश्चन की और आंसर की बात करेंगे, राइट। सो x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। 2x उधर प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 एज इट इज, ये 2 इधर प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो मैंने कुछ नहीं किया, x वाली टर्म को x वाले के पास भेज दिया और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिख दिया, ठीक है, ताकि मैं उनको सॉल्व कर सकूं। 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x कितना होगा 1x, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या लिखेंगे x। माइनस 3 माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस 5। तो x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपके पास कितनी आ गई है माइनस 5। अब इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, y वाला। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक तो है x, दूसरा y वाला मिसिंग है। तो वो पूछ रहे हैं कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर जब मैं बनाता हूँ तो नंबर लाइन पर तो एक ही एक्सिस होती है, नंबर लाइन पर कितनी एक्सिस होती है 1 एक्सिस होती है, तो उस एक्सिस पर माइनस 5 भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, लाइक दिस। तो माइनस 5 एक्स इक्वल्स टू माइनस 5। तो नंबर लाइन पर क्योंकि एक ही एक्सिस होती है तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही रहेगा, दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस 5, ओके। तो नंबर लाइन पर एक एक्सिस होने की वजह से सॉल्यूशन भी एक ही है, वन सॉल्यूशन, जिसको आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, एक ही बात है यहाँ पर। लेकिन अगर वो आपसे सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन में बच्चों एक्स एक्सिस भी आता है और वाई एक्सिस भी आती है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। सॉल्व करके एक्स कितना आता है -5। अब क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात होती है, तो मुझे यहाँ पर एक्स के साथ वाई को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। x प्लस 0 y इक्वल्स टू -5। अब y है तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने उसको 0 के साथ लिखा है, इसका मतलब y के ऊपर डिपेंडेंस ही नहीं है। अब अगर y के ऊपर डिपेंडेंस ही नहीं है तो y की कितनी भी वैल्यूज़ रखें, हर बार x सॉल्व करके -5 आएगा। तो y की कितनी भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, x -5 आएगा। तो y की कितनी वैल्यूज़ रख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ रख सकते हैं। x भी इनफाइनाइट टाइम्स क्या आएगा, बार बार -5 आएगा। तो कार्टेशियन प्लेन में कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं ना, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर नंबर लाइन की बात हो रही है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, राइट। और अगर कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है तो उसमें हम 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं और उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि y की वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स कुछ भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स ही x की वैल्यू सॉल्व करके बार बार कितनी आएगी -5। तो कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। आपको AB लाइन और PQ लाइन की इक्वेशन बतानी है ग्राफ की हेल्प से। चलिए पहले AB लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके शो कर देता हूँ। AB लाइन ये है और आपको इसकी इक्वेशन बतानी है ग्राफ की हेल्प से, राइट। तो AB वाली जो लाइन है वो x एक्सिस को टच कर रही है -2 पर, ओके। और अगर ध्यान से देखो
तो ए बी वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। ग्राफ को कैसे रीड करना है, उससे इक्वेशन कैसे बनानी है, ध्यान से समझना। y एक्सिस से पैरेलल है ए बी, यानी कि ए बी लाइन y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। पैरेलल लाइन से एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी तो कभी भी y के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। इस केस में ए बी लाइन की y के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि y के साथ तो वो कैसी है, y एक्सिस के साथ तो कैसी है, पैरेलल है। वो y एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है, तो y एक्सिस के ऊपर कोई भी वैल्यूज हम लेंगे तो उससे हमारे पास ए बी लाइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। y को हम 1 लेंगे तब भी x कितना रहेगा, -2। y को हम 2 लेंगे तब भी x कितना रहेगा, -2। y को 3 लेंगे तब भी x कितना रहेगा, -2। y को -1 लेंगे तब भी x कितना रहेगा, -2। y को -2 लेंगे तब भी x कितना रहेगा, -2। तो किसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, y के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि y के कैसे आ रही है, ये लाइन पैरेलल आ रही है। ध्यान रखना, अगर कभी भी दो लाइंस पैरेलल आ रही हैं तो मतलब y एक्सिस के पैरेलल है तो y पर डिपेंडेंसी नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल है तो x वेरिएबल पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ओके, तो अब अगर वेरिएबल x अगर ये y एक्सिस पर डिपेंडेंसी ही नहीं रखती है, y पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो हमें y को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तो हम सिर्फ x की वैल्यू लिखेंगे, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2। तो ये हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी किस लाइन के लिए, ए बी लाइन। ध्यान से समझना, ए बी वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो उसको टच नहीं करेगी, उसको कट नहीं करेगी। दैट मीन्स y वेरिएबल से डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो y को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो y को अगर मैं कुछ भी रख सकता हूँ तो y को मुझे लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसको लिखने की जरूरत है, x को, जो कि इस केस में हर बार कितना है, -2। तो ए बी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल सी, x = -2, राइट। ऐसे ही अब बात करते हैं बच्चों पी क्यू। ए बी की कितनी बनी थी, x = -2। पी क्यू लाइन की बात करते हैं, ये हमारे पास पी क्यू लाइन भी बनी। ओके, पी क्यू लाइन किससे पास हो रही है, -3 से पास हो रही है। ये y एक्सिस को टच कर रही है, लेकिन x एक्सिस की कैसी है, पैरेलल। अब क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, तो ये x पर डिपेंडेंसी नहीं रखेगी। ध्यान रखना इस चीज़ का, x एक्सिस के पैरेलल है तो x पर डिपेंडेंसी नहीं है, y एक्सिस के पैरेलल है तो y पर डिपेंडेंसी नहीं है। अब क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है PQ, ये x एक्सिस है आपके पास, x एक्सिस के पैरेलल है PQ, तो x एक्सिस पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। x की वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो तब भी ये -3 रहेगा, 2 हो तब भी ये -3 रहेगा, -1 हो तब भी ये -3 ही रहेगा। x के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो गई। x के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो x को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम सिर्फ किसको लिखेंगे, y को। और y पर कितना कट कर रहा है ये, -3। तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, y = -3। इसमें हमने x इसलिए नहीं लिखा क्योंकि x के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और x को इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो पी क्यू लाइन की सिंपल सी इक्वेशन क्या बनेगी, y = -3, राइट। सो ए बी की x = -2 और पी क्यू की y = -3। बस इतना ध्यान रखना, जिस पर डिपेंडेंसी नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, और क्या पूछ रहे हैं वो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ए बी एंड पी क्यू। ए बी और पी क्यू किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -2, और y की कितनी है, -3। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम ग्राफ देखकर इजीली कोऑर्डिनेट्स बताना जानते हैं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत आराम से ये सब चीज़ें सीखी हुई हैं। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3, तो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, -2, -3। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फाइंड 4 सॉल्यूशंस फॉर द गिवन इक्वेशन। अब 2x - 1 + 3y = 4, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है, और फिर हमें इसका क्या निकालना है, 4 सॉल्यूशंस। हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो देखो कैसे करेंगे, 2 × x 2x, 2 × 2 1 2। पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस इक्वेशन, 2x + 3y, ये 4 इधर प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 4 इधर मात्र माइनस का होगा, -2 - 4 -6 = 0। ये बन गई आपके पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, 4 सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, y की निकल जाएगी, या y की कुछ भी वैल्यू रखो, x की निकल जाएगी। कितने सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको तो सिर्फ कितने का है, 4 सॉल्यूशन। देखो एक रख के दिखा रहा हूं,
x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, अगर कुछ भी रख सकते हैं तो सिंपल से सिंपल वैल्यू रखूँगा ना, तो क्यों ना मैं x को 0 रख दूँ, है ना। x को जब मैं 0 रख दूँगा तो 2 इंटू एक्स दैट इज 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 0 इज 0, ये पूरा 0 बन जाएगा एंड देयर इज नो नीड टू राइट 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचेगा 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे y के लिए, पहले 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। तो एक सॉल्यूशन आ गया आपके पास 0,2। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। ऐसे आप कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, हमें सबको आते हैं, इजी है सॉल्यूशंस निकालना, एनसीईआरटी में काफ़ी प्रैक्टिस, राइट। तो ऐसे आप, जैसे मैंने एक निकाला, ऐसे आप बाकी के 3 भी निकाल सकते हो। x की कुछ भी वैल्यूज रखते हो, ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू रखनी है, y की भी आप कुछ भी रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और a b c की वैल्यू लिखनी है। तो ये भी बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने एनसीईआरटी में काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं। तो 5 इक्वल्स टू 2x हमारे पास है, 2x को इधर भेज सकते हैं या डायरेक्ट 5 को उधर भेज सकते हैं, एज योर विश। अगर मैं 5 को उधर भेज रहा हूँ लेट सपोज, सो इक्वेशन क्या बनेगी 2x माइनस 5, ओके। ज़रूरी थोड़ी ना मैं इसको ऐसे ही लिखूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने जस्ट एक्सचेंज कर दिया, उससे कोई भी फर्क मेरे क्वेश्चन या आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है अभी बच्चों, इसमें मिसिंग है y। तो जो मिसिंग होता है उसको 0 लगाकर हम अलग से लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो ये आपके पास तीनों कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म आ गया, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर? जो आपने चीज इसमें की है, सेम यू हैव टू रिपीट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें भी आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, a और b और c की वैल्यूज को वहाँ पर मेंशन करना, लिखना, वो तो आपको आता है, राइट। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 एज अ सॉल्यूशन। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें चेक करना होता है कि सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। तो LHS हमारे पास 2x प्लस 5y है। हमें वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है, x की जगह 2 और y की जगह 1। सो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, राइट। 2 इंटू 2 इज 4, 5 इंटू 1 इज 5। 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। LHS सॉल्व करके RHS की इक्वल आ रही है। LHS सॉल्व करने के बाद 9 आई, RHS भी 9 है, दोनों सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब यस इट इज अ सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस 2,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। सिंपल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। अब ये तो 1 वेरिएबल है, तो बहुत इजी है हमारे लिए सॉल्व करना। इसमें तो सेकंड वेरिएबल है ही नहीं और x की वैल्यू निकालने को कहा है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, 5 इंटू 4x प्लस 3, 5 की मल्टीप्लाई 4 से 20x, 5 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 15 इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई x से 3x, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से -6। सो 20x प्लस 15 इक्वल्स टू 3x माइनस 6 हमारे पास आ गया। मैंने दोबारा से सेम चीज ली, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ सिंपल सॉल्व करना। सो x वाली टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं, तो 3x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इधर -6 पहले से था, 15 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, 15 को पहले लिखते हैं और 6 को बाद में, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, साइन की गड़बड़ हो जाती है। जो पहले से यहाँ पर है उसको पहले से वहीं पर लिखा रहने दो विद साइन, जो ट्रांसपोज करके दे रहे हो उसको बाद में लिखो, ठीक है। साइन का ध्यान रखना इसमें स्पेशली। 20x माइनस 3x 17x, -6 माइनस 15 माइनस 21, x आ जाएगा -21/17। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 वेरिएबल का क्वेश्चन था, एक इक्वेशन थी, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई सॉल्व करके -21/17। तो ये हमारे पास हो गए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम देखेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस, ओके।
चलिए बच्चों सेक्शन सी पर आ गए हैं। क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सारे 3 मार्क्स के हैं। देखते हैं इनको समझते हैं वन बाय वन करके। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू b। मतलब वो कह रहे हैं इस तरह के सॉल्यूशंस फाइंड करिए जिसमें एक बार y को 0 रखना है और x की वैल्यू निकालनी और एक बार x को 0 रखना है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और दी गई इक्वेशंस क्या क्या है 9x + 7y इक्वल्स टू 63 एंड x + y इक्वल्स टू 10। राइट। तो कंडीशन क्या कह रहे हैं कि इस तरह के सॉल्यूशंस निकालिए जिसमें एक बार y को 0 रख के x की वैल्यू आ जाए और एक बार x को 0 रख के y की वैल्यू आ जाए और दोनों इक्वेशंस के हिसाब से निकालनी है। ठीक है। तो पहले मैं 9x + 7y इक्वल्स टू 63 इस इक्वेशन के लिए दोनों वैल्यूज निकालता हूँ। एक बार x को 0 रखूंगा y की वैल्यू आएगी, एक बार y को 0 रखूंगा x की वैल्यू आएगी। ठीक। चलिए फॉर x इक्वल्स टू 0 एक बार x को 0 पुट करें। सो 9 × 0 + 7y इक्वल्स टू 63। 9 × 0 is 0, there is no need to write 0, तो 7y इक्वल्स टू 63, y आ जाएगा 63/7 दैट इज 9। तो अगर आप x को 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो गया 0,9। ओके। ये तो हुआ जब आपने x को 0 रखा, x को 0 रखा, y की वैल्यू 9 आ गई। राइट। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब एक बार किसको 0 रखना है y को 0 रखना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 9x प्लस पुट y इक्वल्स टू 0, y को 0 रखना तो 7 × y था 7 × 0 हो जाएगा। 9x प्लस 7 × 0 is 0, there is no need to write 0, तो 9x इक्वल्स टू 63, x will be 63/9 that is 7। तो यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 7,0। गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, आगे पीछे रख देते हैं वैल्यूज, पहले x फिर y, ये ध्यान रखना। तो x0 x7 y0, तो दोनों सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के लिए। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई है डन। राइट। क्या क्या सॉल्यूशंस आए हैं 0,9 और 7,0। अब सेम चीज हम दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे। राइट। ये सॉल्यूशंस याद रखते हैं 0,9 और 7,0, 0,9 एंड 7,0। सेम चीज हमें दूसरी इक्वेशन के लिए करनी है। x + y इक्वल्स टू 10। एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। तो x को जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + y इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स y आ जाएगा 10। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों 0,10। एक बार x को रख दिया, एक बार किसको पुट करेंगे y को, तो पुट y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + y था, x + 0 इक्वल्स टू 10, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10। तो अब क्या बनेगा सॉल्यूशन 10,0। राइट। सो हमारे पास हमने दोनों इक्वेशंस के लिए दोनों के सॉल्यूशंस निकाल दिए इस फॉर्म में। इसमें एक बार y को 0 रखकर x की वैल्यू निकालनी थी और एक बार x को 0 रखकर y की वैल्यू निकालनी थी। फिर उन्होंने पूछा है डू दे हैव एनी कॉमन सच सॉल्यूशन, क्या इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन भी है। तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं हमारे पास सॉल्यूशंस क्या क्या आ रहे हैं। एक तो सॉल्यूशन आ रहा है 0,9, यहाँ तो कहीं 0,9 नहीं है। एक सॉल्यूशन आ रहा है 7,0, यहाँ पर कहीं 7,0 नहीं है। तो कोई भी सॉल्यूशन हमारा कॉमन नहीं है। तो हम फाइनल आंसर में लिखेंगे नो देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। क्लियर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, ये काफ़ी स्कूल्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द लीनियर इक्वेशन 2x + cy इक्वल्स टू 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। वो कह रहे हैं x और y की इक्वल वैल्यूज है, तो c की वैल्यू क्या होगी। अब अगर आपके पास x इक्वल्स टू y है तो आप y की जगह x रख सकते हैं या x की जगह y रख सकते हैं, एज यू विश। दी गई इक्वेशन में दी गई इक्वेशन क्या है 2x + cy इक्वल्स टू 8। क्योंकि x और y इक्वल है तो हम x की जगह y या y की जगह x को पुट कर सकते हैं। तो 2x + c × x, मैंने y की जगह क्या रख दिया x। ऐसा नहीं है कि मुझे y की जगह x रखना है, मैं x की जगह y भी रख सकता था। इक्वल्स टू 8, दोनों ऑप्शंस मेरे पास हैं। राइट। सो 2x + cx इक्वल्स टू 8। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए 2x को पहले उधर भेज देते हैं, 8 - 2x। क्या ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर रहा हूँ कि c की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से c की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो c की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सबको उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो 2x इधर प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा।
सी इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा, सॉरी सी एक्स, सी की वैल्यू तो निकालनी है, एक्स उधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आती है आपके पास 8 माइनस 2x अपॉन x। कब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। और दूसरी कंडीशन आपको खुद से लगानी पड़ेगी, वो ये क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ रहा है और हमें पता है पहले से स्टार्टिंग से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो हमारी टर्म अनडिफाइंड हो जाती है, अनडिफाइंड हमें नहीं बनाना है, इसलिए x जीरो नहीं होना चाहिए। सो दिस थिंग वी हैव टू मेंशन, ये हमें अपने आप से मेंशन करनी पड़ेगी, नहीं मेंशन करोगे तो टीचर मार्क्स कट कर सकता है, राइट। तो c का फाइनल आंसर क्या है 8 माइनस 2x अपॉन x। x क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें मेंशन करना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बस दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। आप y की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, आप x की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, एज यू विश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है, x एक्सिस पर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, y एक्सिस पर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो दो पार्ट है, पहले x एक्सिस वाला, x एक्सिस वाला है तो y कोऑर्डिनेट को जीरो रख देंगे खुद से। फर्स्ट पार्ट के लिए x एक्सिस वाले पार्ट के लिए y को क्या रखेंगे बच्चों, जीरो। तो यहाँ पर दी गई इक्वेशन जो थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, उसमें हम y को जीरो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 इंटू जीरो इज जीरो, जीरो गायब हो गया, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, तो x कितना आ गया 8, तो y 0 x 8, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बनेगा 8, 0 क्या बन जाएगा सॉल्यूशन 8, 0। दूसरा y एक्सिस, y एक्सिस के लिए क्या करेंगे बच्चों, y एक्सिस के लिए हम x को 0 लिख देंगे, क्योंकि y एक्सिस पर अगर लाई कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें x को हम 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे y के लिए, 2 इधर मल्टीप्लाई में बजाकर डिवाइड हो जाएगा, y आ जाएगा 4, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 0, 4, राइट। तो आपका y एक्सिस के लिए क्या सॉल्यूशन आएगा 0, 4। इस तरह से आप सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, जिस एक्सिस पर गिवन है उस एक्सिस को लेना है और दूसरे कोऑर्डिनेट को क्या रख देना है 0 रख देना है। x एक्सिस पर गिवन था तो y को 0 रखा, y एक्सिस पर गिवन था तो x को 0 रखा, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लड़ाने वाला क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। अ फैमिली स्पेंड 500 रुपीज मंथली एज अ फिक्स अमाउंट ऑन मिल्क। एक फैमिली है जिनके घर पर मिल्क आता है और उन्होंने फिक्स अमाउंट अपना एक डिसाइड कर रखा है कि हमारे 500 रुपीज़ तो लगने ही लगने हैं मिल्क के नाम के, ठीक है, मंथ में मिल्क के नाम के कितने लगने हैं 500। और अगर हम एक्स्ट्रा मिल्क लेते हैं, कभी हमें नीड पड़ गई, कोई गेस्ट आ गए या कहीं हमें कुछ जाना पड़ गया तो हमें एक्स्ट्रा मिल्क लेने की नीड पड़ गई, तो हमें एक्स्ट्रा मिल्क किस रेट पर मिलेगा 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से हमें वो एक्स्ट्रा मिल्क मिलेगा, राइट। टेकिंग द क्वान्टिटी ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क एज x, वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा मिल्क जो आपने लिया उस मंथ में, एक किसी पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर मंथ में आपने एक्स्ट्रा मिल्क कितना लिया x, एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क एज y, टोटल एक्सपेंडिचर कितना मान के चल रहे हो y। तो एक लीनियर इक्वेशन बना दो इस सिचुएशन के हिसाब से। तो समझते हैं ध्यान से, भाई आपको 500 तो देने ही देने, ओके, 500 तो मंथली फिक्स चार्ज है, वो तो आपका जा ही रहा है। एक्स्ट्रा मिल्क आपने कितना लिया x, एक्स्ट्रा मिल्क कितना गिवन है x लीटर, x kg या x kg के हिसाब से आएगा यहाँ पर, x आपने लिया, इतना मिल्क आपने एक्स्ट्रा लिया, एक्स्ट्रा कितने के हिसाब से लिया है 20 के हिसाब से लिया है, तो 20 इंटू x, भाई 1 kg x का 1 kg 20 का था तो x कितने का होगा 20 इंटू x। ये 500 रुपये भी आपकी जेब से गए, ये 20 इंटू x भी आपकी पॉकेट से गया, टोटल आपकी पॉकेट से कितना अमाउंट गया है y, टोटल आपकी पॉकेट से कितना अमाउंट गया है y। टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा, टोटल खर्चा कितना हुआ है y। ध्यान से समझना दोबारा से, फिक्स अमाउंट कितना जा रहा है मंथली 500 तो गया, ठीक है, इतना तो हमारी बेसिक नीड थी वो तो गया। किसी मंथ हमें एक्स्ट्रा मिल्क लेना पड़ा कितना x, किस रेट से लिया होगा 20 के रेट से लिया होगा, तो अगर x लिया है 20 के रेट से लिया है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी 20 इंटू x। 500 भी हमने दिया फिक्स चार्ज, जो एक्स्ट्रा मिल्क लिया वो भी हमने दिया, प्लस करके टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल चार्ज कितना बैठा हमारा y, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा कि इसको टोटल एक्सपेंडिचर को क्या मान के चलो y। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बनेगी, 20x
वो जो y इधर प्लस का था इधर आकर माइनस प्लस 500 इक्वल्स टू 0। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया डायरेक्ट, और कुछ नहीं है। पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई दी गई सिचुएशन के हिसाब से। दी गई सिचुएशन में क्या कह रहे थे कि 500 फिक्स चार्ज देना ही देना है। आपने एक्स्ट्रा मिल कितना लिया x, किस रेट से लिया 20 के रेट से। 500 भी आपकी पॉकेट से गया, 20 इंटू एक्स जो एक्स्ट्रा मिल्क का चार्ज था वो भी आपकी पॉकेट से गया, टोटल चार्ज आपका कितना गया y गया है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और इसको सॉल्व करके आपके पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन चुकी है। अब वो कह रहे हैं इस टेबल को कंप्लीट करो। कैसी टेबल है ये, ध्यान से समझते हैं। इसको मैं इक्वेशन को अलग से लिख लेता हूँ, 20x माइनस वाई प्लस 500 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थी। वो कह रहे हैं इस टेबल को पूरा करो। टेबल पूरा करने का मतलब है, जैसे इन्होंने कहा x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो अपनी दी गई इक्वेशन में, अपनी बनाई गई इक्वेशन में हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, माइनस वाई प्लस 500 इक्वल्स टू 0। 20 इंटू 0 इज 0, 0 को लिखने की नीड नहीं है। माइनस वाई प्लस 500 इक्वल्स टू 0। ये 500 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ जाएगा 500। तो दी गई इक्वेशन में आप सब वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 500। ओके, ऐसे ही दूसरी वैल्यू जो है टेबल में, उसमें y की वैल्यू गिवन है 1000, x की निकालनी है। तो अपनी दी गई इक्वेशन में फिर से आप वैल्यूज को पुट करोगे और सॉल्व करोगे। यहाँ पर कितनी वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, तो y की जगह ही पुट करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। 20x एज इट इज y कितना पुट करना है 1000, तो y की जगह 1000 प्लस 500 इक्वल्स टू 0। 20x माइनस 1000 प्लस 500 सॉल्व करने के बाद माइनस 500, माइनस 500 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x इधर अगर हमें निकालना है तो 20 डिवाइड में जाएगा, 500 अपॉन 20 ये आ जाएगा आपके पास 25। तो x कटिंग और सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 25, राइट। तो इस तरह से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप क्या करोगे, x दी गई इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, और सॉल्व करके y की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर लिख दो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब इजी है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, अगर आपने इक्वेशन सही बना ली तो टेबल आप इजीली फिल कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। वो कह रहे हैं जो y है कोई वेरिएबल, वो x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रखता है। मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x कम होगा तो y भी कम हो जाएगा। ऐसी रिलेशन क्या कहलाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ जाती है और एक क्वांटिटी कम करने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। ऐसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया। अब अगर आप कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल्स टू लगाते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना और याद रखना। कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर आपको इक्वल्स टू लगाना है तो आपको वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जिस कांस्टेंट को हम ज़्यादातर जनरली k से शो कर देते हैं। किससे शो करते हैं, k इंटू एक्स। सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी भी आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल्स टू का साइन लगाना है तो आपको खुद से वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी, जिसको हम जनरली किससे शो करते हैं, k से शो करते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा वेयर k इज अ कांस्टेंट। एक बेसिक सा रूल है, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल्स टू लगाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको हम जनरली किससे शो करते हैं, k से। k का मतलब क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स कांस्टेंट रहती है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, y इक्वल्स टू kx। वो कह रहे हैं y को रखो 12, x को रखो 4, चलो रख देते हैं। पुट y इक्वल्स टू 12, y और x इक्वल्स टू 4। तो दी गई इक्वेशन में, बनाई गई इक्वेशन में हम y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 4 रखते हैं। 12 इक्वल्स टू k इंटू 4, k एज इट इज है क्योंकि k तो कांस्टेंट है हमारे पास। y की वैल्यू रख दी हमने 12, x की रख दी हमने 4। सॉल्व करते हैं k के लिए, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड, तो k कितना हो जाएगा 12/4 दैट इज 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। अब k क्योंकि कांस्टेंट है तो k की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, k की वैल्यू हर बार क्या रहेगी, सेम रहेगी।
तो अगर k की वैल्यू सेम रहने वाली है बच्चों, तो हम अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। y इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या आएगी 3, तो k की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 3 इंटू एक्स। तो मेरे पास जो प्रॉपर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स। 3 क्या है k की वैल्यू, k क्या था कॉन्स्टेंट, k हमने निकाला कैसे, उसने क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी थी उसके हिसाब से हमने k की वैल्यू निकाली। उसने y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 4 दी थी, जिसकी वजह से हमने k की वैल्यू निकाली और अपनी इक्वेशन में पुट करी। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई जिसको उसने पूछा था, राइट। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें वो आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी अगर x 5 होगी, तो पुट x इक्वल्स टू 5, x को क्या रखते हैं 5, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इज 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर y की वैल्यू जब x क्या है 5, राइट। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ये थे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं इस चैप्टर की जो कि इम्पोर्टेंट। चलिए बच्चों एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं और इस केस स्टडी में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं सीखने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना। रीता आस्क्ड हर फादर, इक्वेशन बनानी सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए सिचुएशन को ध्यान से सुनना। डैडी हाउ ओल्ड आर यू, रीता ने अपने फादर से पूछा डैडी हाउ ओल्ड आर यू। तो रंजीत जो फादर हैं उन्होंने कहा, उन्होंने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, उन्होंने कहा सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ ऑफ अस इज 55। अगर हम दोनों की एजेस का, जो अभी प्रेजेंट एज है हम दोनों की एज, अगर उनका सम करें तो कितना बैठता है 55। एंड आफ्टर 10 ईयर्स, अगर मैं 10 साल की बात करूं, माई एज विल बी डबल ऑफ यू। रंजीत कह रहे हैं अपनी बेटी से कि अभी अगर मैं अपनी और तुम्हारी एज प्लस करूं तो हमारा सम कितना बैठता है एज का 55। बट अगर मैं 10 साल बाद की बात करूं तो 10 साल बाद जो मेरी एज होगी, जो रंजीत की एज होगी, वो अपनी बेटी की एज का जस्ट डबल होगी। तो इस कंडीशन को पहले ध्यान से समझते हैं, पहले प्रेजेंट कंडीशन की बात। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रीता and present age of Ranjit. So present age of Rita equals to x and let present age of Ranjit equals to y. ये दोनों की प्रेजेंट एज है, रीता की प्रेजेंट एज x और रंजीत की प्रेजेंट एज y। अकॉर्डिंग टू रंजीत राइट नाउ जो उनकी प्रेजेंट एजेस हैं, अगर उनका सम किया जाए तो उनका सम करके कितना आता है 55। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एजेस का सम, इन दोनों की एजेस का सम x प्लस वाई कितना आता है 55। रीता की एज और रंजीत की एज का सम करके कितना आता है 55। ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। फिर वो बात कर रहे हैं आफ्टर 10 ईयर्स। अब आफ्टर 10 ईयर्स दोनों की एज में चेंज आएगा, ये बेसिक जनरल बात है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है थोड़ी सी। 10 ईयर्स बाद दोनों की एज भी तो बढ़ेगी। रीता की एज जो आज x है वो 10 ईयर्स बाद x नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। रीता की एज जो आज x है वो 10 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी बच्चों x प्लस 10। वहीं अगर मैं रंजीत की एज की बात करूँ तो रंजीत की एज अगर आज y है तो 10 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी y प्लस 10। रीता की एज आज x है तो 10 साल बाद x प्लस 10। रंजीत की एज आज y है तो 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगी, राइट। अब 10 ईयर्स के बाद जब हमें दोनों की एज पता है, रीता की x प्लस 10 और रंजीत की y प्लस 10, तो अब हम कंडीशन लगा सकते हैं। 10 ईयर्स बाद रंजीत कह रहे हैं कि उनकी एज, उनकी बेटी की एज का डबल हो जाएगा। 10 ईयर्स लेटर रंजीत की एज उनकी बेटी की एज का डबल हो जाएगा। समझते हैं, रंजीत की एज कितनी है y प्लस 10, 10 ईयर्स लेटर बात हो रही है। रंजीत की एज कितनी है y प्लस 10, वो उनकी बेटी की एज से कितनी होगी डबल होगी। रंजीत की एज उनकी बेटी की एज से डबल होगी, रंजीत की एज उनकी बेटी की एज से डबल होगी। ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारी सिचुएशन है। अब हमें इसको सॉल्व करके सिंपल एक इक्वेशन बनाते हैं। सो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 10 इज 20। अब x और 20 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। 2x को इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस y 10 और 20 जो उधर प्लस करना है इधर आकर माइनस का हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 2x प्लस y 10 माइनस 20 इज माइनस 10 इक्वल्स टू 0।
तो ये सॉल्व करके आपके पास बनेगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, सेकेंड इक्वेशन में स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है, आप चाहते हैं तो इसको माइनस को कॉमन देकर जीरो के पास भेज कर खत्म कर सकते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उन्होंने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन फॉर्म। तो सेकेंड इक्वेशन ये बन रही है -2x + y - 10 = 0। ओके, फिर वो दोनों की प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं। 28 और 29 वाले क्वेश्चन में वो दोनों की क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रीता एंड प्रेजेंट एज ऑफ रंजीत, यानी कि वो x और y की वैल्यू पूछे। तो अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो दो इक्वेशन बनी है ना, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं किया इस चैप्टर में। फर्स्ट टाइम आपके पास दो इक्वेशंस बनी है जिनको आप आपस में सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशंस क्या है, -2x + y - 10 -2x + y - 10 = 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 55। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सा क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दोबारा बोलता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, आइदर x और y, और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मेथड का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, राइट। चलो, x और y में से दोनों में से किसी की भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 - x। y को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, है ना। तो x को उधर ट्रांसपोज किया, माइनस का। अब y की जो वैल्यू आई है उसको आपको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो -2x एज इट इज, y की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 55 - x, 55 - x। y की जगह क्या आ गया, 55 - x। बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज है और कोई चेंज नहीं। -2x एज इट इज, -10 एज इट इज, इक्वल्स टू 0 एज इट इज। बस जहाँ y आ रहा था वहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट किया है, 55 - x। सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारी पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ गई है, इसको सॉल्व करना आसान है। -2x - x -3x, माइनस माइनस प्लस हो जाए। 55 - 10 45 इज इक्वल्स टू 0। -3x एज इट इज, 45 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। x अगर मुझे निकालना है तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा, 45 / 3 दैट इज 15। तो बच्चों x आ गया मेरे पास 15। अब अगर मेरे पास x आ गया तो मैं y भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि y कितना था, 55 - x। तो 55 - x, x कितना है, 15। तो x की वैल्यू 15 रख दी। 55 - 15 इज 40। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है जिसमें आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर आपके पास x की वैल्यू आई 15 और y की वैल्यू आई 40। अगर आपको ध्यान है तो आपने रीता की एज को x माना था, तो रीता की एज कितनी आई है, 15। रीता की एज हमने कितनी लेट की थी, x, तो x कितना है 15। और रंजीत की एज को हमने y माना था, y कितना है 40। तो रंजीत की एज आ जाएगी 40। तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी हो गया और ये वाला पार्ट भी हो गया, जिसमें रीता की एज भी आ गई और रंजीत की एज भी आ गई है, राइट। चलिए अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ये तीनों पार्ट्स हो गए, एक और पार्ट हमारे पास बच रहा है। रीता की एज याद रखना 15, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ रीता एंड हर मदर इज 3:7, रेशियो ऑफ रीता's एज एंड हर मदर्स एज। अभी तक मदर की बात नहीं हो रही थी, अब मदर की बात हो रही है। अभी तक सिर्फ फादर की बात हो रही थी, ठीक है। तो अब मदर की एज के लिए कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सपोज z ले लिया, x और y ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना रीता के लिए और रंजीत के लिए, तो अब उनकी मदर के लिए क्या ले लिया, z। वो कह रहे हैं रेशियो ऑफ रीता एज एंड हर मदर एज इज 3:7। रीता की एज कितनी आई थी बच्चों, 15, अभी निकाली थी हमने। रीता की एज कितनी आई थी, 15, और मदर की एज कितनी है, z। तो 15/z, रीता की एज अपॉन मदर की एज जो है उसका रेशियो कितना आ रहा है, 3:7, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। रीता की एज और मदर की एज का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3:7, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 के साथ आ जाएगा z और 7 के साथ आएगा 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो सभी को आता है। जो 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो
तो z आ जाएगा 7 इंटू 15/3, 3 5 15, 7 इंटू 5 इज 35, तो z आ जाएगा 35। दैट मीन्स रीता's मदर एज कितनी आ जाएगी 35। ये पूछा है आपसे लास्ट पार्ट में कि रीता की मदर की एज कितनी होगी, तो वो आ जाएगी 35। राइट, ये हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। आई होप सभी एमसीक्यू, सभी असर्शन रीजन, सभी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और केस स्टडी सभी को क्लियर होगी और अब इस चैप्टर में काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो चुका होगा। सो थैंक यू, हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय बाय।